दुनिया है जहां डिवाइन बीस्ट के साथ कंट्रैक्ट किया जा सकता है। हर किसी का अपना लाइफ टाइम कंट्रैक्टेड बीस्ट होता है। कुछ लोग ब्लू आइज व्हाइट ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्टॉर्म पावर पर काबू पाकर इतिहास के सबसे पावरफुल स्टॉर्म हीरोज बन जाते हैं। कुछ लोग आइस बारबेरियन नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आइस पावर्स को कंट्रोल करते हैं और सबको डराने वाली आइस क्वीन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चाइना का छोटा मास्टर शेफ कहलाने वाला व्यक्ति, इसका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ये मोटा ताजा सेंटीपीड है। बीस्ट वहीं मर गए। ये सुनकर ट्रेनर गुस्से से भर गया। क्या यही नतीजा है तुम्हारी गवर्नमेंट रिसर्च का? इसी बीच गांव पेंग स्कूल में दांजी को ट्रेनिंग दे रहा था। जब उसे पता चला कि आर्मी ने लॉर्ड लेवल बीस्ट को मारने के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई है, तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो आधाई और दाजी को जल्द से जल्द लीडर लेवल तक पहुंचाएगा, तभी जंगल में सरवाइव कर पाएगा। हालांकि आधाई लेवल 14 तक पहुंच चुका था, लेकिन घर का सारा यिन स्नो पाइन नीडल्स खत्म हो चुका था। दाजी भी इन दिनों की ट्रेनिंग से लेवल 13 तक पहुंच गया था। तभी मू टेंग आई और उसने अपनी बनाई हुई बीस्ट ट्रेनिंग नोटबुक गांव पेंग को दी। गांव पेंग ने देखा कि नोट्स बहुत डिटेल में हैं और उसकी इस मेहनत से खुश हुआ। तभी ट्रेनर ने सबको इकट्ठा किया और एक कटलिस्ट पढ़ी। नीचे बैठे स्टूडेंट्स ने सुना कि उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो गुस्से में पूछा, आपको ये अधिकार किसने दिया? ट्रेनर ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा, अधिकार? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितनी आलस भरी ट्रेनिंग की है? बेसिक ट्रेनिंग में भी आलस करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर बनने लायक नहीं रहोगे। और सेकंड फेज की ट्रेनिंग असली लड़ाई है। इस हल्के एटीट्यूड के साथ लड़ोगे तो तुम्हारे बीस्ट की जान जा सकती है। ये सुनकर सबके पसीने छूट गए। ट्रेनर ने अनाउंस किया कि अब 5-5 के ग्रुप बनाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सुनते ही दो छोटे छोटे लड़के गांव पेंग के पास टीम बनाने आए। तभी वही ट्रेनर आया और बोला कि ये ट्रेनिंग वो खुद देगा। फिर उसने पीछे एक आयरन केज की तरफ इशारा किया। कौन पहले ट्राई करना चाहता है? केज में एक खूंखार स्टील बेल स्पाइडर था। उसके साथी डर गए और ट्रेनर से पूछा कि क्या दूसरा बीस्ट ले सकते हैं। ट्रेनर ने एक बिना बालों वाले ब्लड हाउंड की तरफ इशारा किया। ये कैसा रहेगा? गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि वो साधारण दिखने वाला कुत्ता असल में एलिट क्वालिटी का था। अगर गुस्सा दिला दिया जाए तो उसकी अटैक पावर जंगली सुअर से भी ज्यादा हो सकती है। ये तो बदलने नहीं देना चाहिए। उसने तुरंत कहा कि वो पहले स्टील बेल स्पाइडर से ही लड़ेगा। जैसे ही स्टील बेल स्पाइडर को पिंजरे से छोड़ा गया, उससे हिंसक इरादे टपकने लगे। गांव पेंग शांत रहा और दाजी को आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी स्पाइडर ने अपने नुकीले पंजे से दाजी पर वार किया। दाजी ने ऊपर उछलकर बचाव किया और फिर अपना बड़ा मुंह खोलकर स्पाइडर को काट लिया, जैसे कोई 58 साल पुराना सुअर का मांस खा रहा हो। स्पाइडर दर्द से चिल्लाया और एक धक्के से दांजी को दूर फेंक दिया। उसके साथ ही घबरा गए। लगा कि दांजी हार जाएगा, लेकिन गांव पेंग की नजरों में तो मैच पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि स्पाइडर जहर खा चुका था। 0.9 सेकंड बाद स्टील बेल स्पाइडर जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके साथ ही हैरान थे कि हुआ क्या। ट्रेनर ने समझाया, स्पाइडर का चेहरा नीला पड़ गया है, साफ जहर का असर है। फिर उसने गांव पेंग को बधाई दी कि वो ट्रेनिंग पास कर गया। फिर पूछा, अब कौन कोशिश करेगा? कून भाई ने अपना येलो टेल क्रैब सहलाते हुए कहा कि वो दूसरा राउंड लड़ सकता है। येलो टेल क्रैब ने रेन ऑफ नीडल्स अटैक किया। कुछ ही पलों में स्टील बेल स्पाइडर स्वर्ग से धार गया। कून भाई खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसका येलो टेल क्रैब जमीन पर गिरकर मुंह से झाग निकालने लगा। गांव पेंग ने समझाया, तुम्हारा बीस्ट दाजी के जहर का शिकार हो गया है। दाजी के हमले से स्पाइडर के शरीर में जहर रह गया था। तुम्हारे क्रैब में जहर सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये हुआ। वहां मौजूद एक मोटे लड़के ने इस पर ताना मारा, यही है तुम्हारा महान येलो टेल क्रैब किंग। मजाकिया है। कून भाई ने कहा, पहले अपने बीस्ट को देखो। देखा तो उसका टेढ़ी कुत्ता लार टपकाता हुआ स्पाइडर की तरफ भाग रहा था। मोटे लड़के ने जल्दी से उसे खींचकर रोका। अरे ये कामुक कुत्ता, शांत हो जा। ट्रेनर ने देखा तो हाथ मलते हुए कहा, टीम को संभालना आसान नहीं है। फिर गांव पेंग घर लौटा। उसने देखा कि आधाई बार बार फ्रिज खोल रहा है। ये देखकर गांव पेंग हंस पड़ा। आधाई कितना प्यारा बेवकूफ है। तभी टेबल पर रखा फोन बजा। पता चला कि गांव पेंग का 98 टोंगचिंग पर किया गया इंटरव्यू पास हो गया है। फिर गांव पेंग नीचे पार्सल लेने गया। तभी एक अंधेरी गली में दो गुंडों ने तय किया कि आज रात गांव पेंग का अपहरण करके बड़ा मोटा रुपया कमाएंगे। रात होते ही वे गांव पेंग के दरवाजे पर पहुंचे और ताला तोड़ने लगे। तभी चचेरी बहन ने दरवाजा खोला और पूछा, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? दोनों छोटे लड़के घबराकर बोले, कॉरिडोर में अंधेरा है, चाबी का छेद नहीं दिख रहा। बहन ने कहा, धीरे बोलो, और दरवाजा बंद करके सोने लगी। लेकिन तभी गुंडों के सरदार ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बोला, हमें प्यास लगी है, क्या अंदर पानी पी सकते हैं? बहन ने एक मासूम सी मुस्कान दिखाई, जरूर, आ जाओ, सब पानी पी लो। फिर तीनों बहन के कमरे में आ गए और तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बहन ने हैरानी से पूछा, दरवाजा क्यों बंद किया? सरदार ने कहा, इतनी रात हो गई है, हम दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहते। ये सुनकर बहन का चेहरा बहुत दयालु हो गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ चाहे कितना भी शोर मचाओ, पड़ोसी कुछ नहीं सुनेंगे। तभी उसके पीछे एक फैंटम ड्रैगन ब्रेथ प्रकट हुआ। तो फिर चलो आज रात की पार्टी शुरू करते हैं। गुंडों के सरदार ने देखा तो तुरंत एक छुरा निकालकर बहन पर हमला कर दिया, लेकिन बहन ने सिर्फ एक हाथ के इशारे से उसकी हथेली में छेद कर दिया। बाकी दोनों ने देखा तो अपना वेनमस हेजहॉग बुलाया।
बुलाया, लेकिन हवा में ही ड्रैगन की जीभ ने उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसे निगल लिया। बहन आगे बढ़कर ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरने लगी। ये गंदी चीज कैसे खा ली? तभी उस पर ढेर सारी गोलियां दागी गईं। सरदार ने ठंडी हंसी हंसी, मेरे बुलेट माउस के सामने अब क्या करोगी? लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया, क्योंकि उसके हमले से बहन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बहन की नजरों में हिंसा भरी थी। लगता है आज रात नींद उड़ने वाली है। आधे घंटे बाद तीनों गुंडे ऐसे पिटे हुए थे कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल था। बहन ने फोन उठाकर 50 टोंगचेंग वर पर सफाई कर्मचारी बुलाया। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान दाजी पूरा सुस्त पड़ा था और गांव पेंग और उसके साथी चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि इस वाटर बियर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और सुबह से वे उसे हरा नहीं पाए थे। गांव पेंग ने सोचा कि वो तीसरा बीस्ट ढूंढ रहा है तो क्यों ना एक वाटर बियर ही पाल लिया जाए। आखिरकार वाटर बियर किसी भी चरम परिस्थिति में जीवित रह सकता है और आपदा के बाद उसमें तरह तरह की रेजिस्टेंस आ गई है। लेकिन दाजी और आदाई के साथ इस तरह के बीस्ट का कोई तालमेल नहीं बनेगा। तभी एक गर्जना सुनकर गांव पेंग का विचार टूटा। देखा तो लियाना जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा था। ये देखकर गांव पेंग खुश हुआ। लियाना जी की डरपोक आदत में बहुत सुधार आ गया था। तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया कि वो उसे खाने पर बुला रहा है। उसने कहा कि उसके दोस्त गांव पेंग के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए हैं और मिलना चाहते हैं। गांव पेंग को उसकी बातों में अजीब सी चापलूसी लगी, लेकिन उसे ब्लैक मिरर फॉरेस्ट की घटना के बाद याद आया कि ल्यू फॉरेस्ट ने उससे कहा था कि अगर वक्त मिले तो उसकी बेटी के बीस्ट को देख ले। गांव पेंग ने कभी बिल्ली बीस्ट नहीं देखा था और उत्सुक था, इसलिए उसने हाँ कर दी। फिर ल्यू फॉरेस्ट गांव पेंग को एक रेस्टोरेंट ले गया। गांव पेंग ने देखा कि जगह पहाड़ों और नदी के किनारे थी तो लगा कि ल्यू फॉरेस्ट के दोस्त बहुत बड़े लोग होंगे। फिर वे एक शानदार प्राइवेट रूम में पहुंचे। गांव पेंग ने देखा कि वहां बैठे सभी लोग मॉन्स्टर हंटिंग टीम के थे और उनकी नजरों में घृणा और संदेह भरा था। ये देखकर गांव पेंग को बुरा लगा। तभी एक काले रंग का आदमी गांव पेंग के सामने आया और बोला, क्या हुआ मिस्टर गांव, हमें देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? ल्यू फॉरेस्ट ने बीच में आकर कहा, ये चांगान शहर के सबसे युवा बीस्ट टेमर हैं, कृपया मेरे लिए सम्मान दिखाएं। ये सुनकर काले आदमी का रवैया नरम हो गया और उसने गांव पेंग से कहा कि आराम से रहो, सब यहाँ भाई जैसे हैं। लेकिन गांव पेंग की नजरों में ये लोग दिखावटी दोस्ती कर रहे थे और उनकी बातों में चोरियां छिपी थी। ये सिर्फ खाने का न्योता नहीं बल्कि एक जाल था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग गांव पेंग को सिर्फ एक उपकरण की तरह देख रहे थे और सोच रहे थे कि उससे कैसे फायदा उठाया जाए। पार्टी खत्म होते ही ल्यू फॉरेस्ट ने गांव पेंग को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन गांव पेंग ने मना कर दिया और कहा कि उसने पहले से कार बुक कर ली है। जैसे ही गांव पेंग की कार दूर हुई, सबका रवैया बदल गया। कितना घमंडी लड़का है। ल्यू फॉरेस्ट ने आगे बढ़कर कहा, माफ करना, लगता है मिस्टर गांव को ये पार्टी पसंद नहीं आई। जब सब वापस रेस्टोरेंट में गए तो वही काले आदमी ल्यू फॉरेस्ट के पास आया और बोला, आज मैंने तुम्हारी मदद करके गांव पेंग को दूसरे लोगों के खिलाफ कर दिया, अब ब्लैक मिरर फॉरेस्ट का कर्ज चुकता हुआ। ल्यू फॉरेस्ट ने मुस्कुराकर कहा, कैप्टन आप क्या कह रहे हैं, हम तो जान के दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। काले आदमी ने साफ मना कर दिया, हम एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि उसे पता था कि ये बूढ़ा लोमड़ी अपने फायदे के लिए गांव पेंग को फंसा सकता है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना बेहतर था। इसी बीच गांव पेंग घर पहुंचा। वो पार्टी को याद करके गुस्से में था। तभी ल्यू फॉरेस्ट का फोन आया। वो पार्टी के लिए माफी मांग रहा था और गंभीरता से कह रहा था कि अगर उन्होंने गांव पेंग का अपमान किया तो वो उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गांव पेंग ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में गहरी हिंसा थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब वो काफी मजबूत हो जाएगा तो इन धोखेबाज लोगों को सबक जरूर सिखाएगा। तभी टीवी पर एक खबर चल रही थी कि एक लड़के ने सिर्फ 3 साल में अपने बीस्ट को परफेक्ट क्वालिटी के लीडर लेवल तक पहुंचा दिया और वो पहली डॉग किंग चैंपियनशिप का विजेता भी बना। ये देखकर गांव पेंग के मन में मिली जुली भावनाएं उठी। उसे विश्वास था कि जल्द ही वो भी कुछ बड़ा कर दिखाएगा। अगले दिन वो आदाई को लेकर अपने वर्करूम गया। उसने एक स्पेशल इवोल्यूशन लिक्विड तैयार किया और आदाई को पिला दिया। ठीक उसी समय ल्यू फॉरेस्ट की बेटी लियू जाओयू अपनी दोस्तों के साथ वर्करूम आई। रिसेप्शन पर बैठी क्वान क्वान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? ये सुनकर लड़कियों को हैरानी हुई, इतनी खाली दुकान में भी अपॉइंटमेंट चाहिए। लियू जाओयू ने सोचा, गांव अंकल तो प्रतिभाशाली बीस्ट टेमर हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए ग्राहक कम आते होंगे। तभी लैब से एक भयानक गर्जना सुनाई दी, जिससे सभी की सांसें रुक गईं। अगले ही पल आदाई हिंसक इरादों के साथ सबके सामने प्रकट हुआ। वो सफलतापूर्वक एपिक क्वालिटी के सी बोन एप किंग में बदल चुका था। गांव पेंग बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि इस अपग्रेड से आदाई को डेथ एयर स्पेशल एबिलिटी भी मिल गई है। इससे उसकी लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। आदाई का आकार भी कई गुना बड़ा हो गया था, लेकिन इस तरह बाहर ले जाना मुश्किल था। उसने क्वान क्वान से कहा कि एक बोरी लाकर आदाई को ढक दे, क्योंकि उसे बाहर ले जाना है। तभी उसने देखा कि लियू जाओयू उसके वर्करूम में है। उसने सोचा कि शायद उसने लियू फॉरेस्ट का फोन काट दिया था, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसका रवैया जांचने भेजा है। लेकिन गांव पेंग का ध्यान उस हवा में तैरती जेलीफिश पर था। लियू जाओयू ने झिझकते हुए कहा, गांव अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बीस्ट
बीस्ट को देखें। गांव पेंग ने कहा, मुझे पेंग बुलाओ, अंकल नहीं, बूढ़ा लगता हूँ मैं। फिर उसने अपनी फीस के बारे में बताया और कहा कि उसके पिता के कारण इस बार की मटेरियल वो खुद देगा। लेकिन जब उसने बीस्ट के बारे में पूछा तो लियू जॉयू उसे ढूंढने लगी। तभी एक मिंट कैट म्याऊ करते हुए गांव पेंग पर झपटी। उस कैट की अजीब नजरें देखकर गांव पेंग हैरान रह गया। फिर गांव पेंग ने पूछा कि उसने ये जेलीफिश कहाँ से खरीदी। लड़की ने बताया, ये फ्लोटिंग जेलीफिश मार्केट से खरीदी थी, आप वहाँ जा सकते हैं। गांव पेंग मार्केट पहुंचा। वहाँ एक दुकानदार मिला। उसने कहा कि उसे बची हुई फ्लोटिंग जेलीफिश दिखाओ, वो खुद चुनेगा। दुकानदार उसे गोदाम ले गया। वहाँ ढेर सारी जेलीफिश थी। ये जेलीफिश आपदा के समय स्पेस फोर्स से संक्रमित हुई थी, लेकिन अपने कमजोर शरीर के कारण दूसरे जानवरों से मरते मरते बची थी। गांव पेंग ने सोचा, ये सबसे बदकिस्मत स्पेस एलिमेंट बीस्ट है। तभी उसने देखा कि एक जेलीफिश पानी की टंकी में बहुत एक्टिव थी, जबकि बाकी सब बेजान थी। उसने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार ने 100 क्रेडिट पॉइंट मांगे। गांव पेंग ने ठंडी हंसी हंसी, दुकानदार भाई दिल रखो, 50 लेना हो तो लो। दुकानदार तुरंत मान गया। गांव पेंग ने सोचा कि 50 भी ज्यादा है, लेकिन ये जेलीफिश स्पेस और विंड ड्यूल एलिमेंट थी और एलिट क्वालिटी थी, तो घाटा नहीं था। उसका आकार गुब्बारे जैसा था, इसलिए उसने नाम रखा अचुन। दाजी घर पर गहरी नींद सो रहा था। दरवाजे पर गांव पेंग की आवाज सुनकर वो तुरंत उठा और स्वागत करने दौड़ा। लेकिन जब उसने गांव पेंग के साथ अचुन को देखा तो वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। फिर अचानक वो कमरे की तरफ भागा, मानो गांव पेंग को गाली दे रहा हो, और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। गांव पेंग ये देखकर हैरान था। ये तो जलन करने लगा है। उसने सोचा, इसे सबक सिखाना होगा। फिर वो दरवाजे के बाहर से बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे खाने की चीजें लाया हूँ। ये सुनते ही दाजी के मुंह से लार टपकने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। उसकी आंखों में सिर्फ खाने की चाहत थी। लेकिन गांव पेंग ने अचानक एक चड्डी निकालकर उस पर झपट्टा मारा। मुझसे दरवाजा बंद करता है, बगावत। 0.9 सेकंड बाद दाजी चड्डी के वार से बेहोश पड़ा था। गांव पेंग ने अचुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचुन की कॉन्शियसनेस स्पेस बहुत कमजोर थी और वो डर गया। गांव पेंग ने सोचा कि आज नहीं, कल स्कूल ले जाऊंगा। धीरे धीरे इमोशनल बॉन्ड बनेगा। अगले दिन वो जेलीफिश को सिर पर रखकर स्कूल जाता है। मू टिएंग को यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही टॉप जीनियस है? गांव पेंग ने समझाया, ये फ्लोटिंग जेलीफिश है, मैं इसके साथ इमोशनल बॉन्ड बना रहा हूँ। मू टिएंग ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, ये लियानाजी की तरह डरपोक होता है, लेकिन इसकी स्पेस एबिलिटी बहुत काम की चीज है। दोनों की नजर आज की ट्रेनिंग बीस्ट पर पड़ी। ये एक जहरीला पर्पल क्रिस्टल क्रैब था। मू टिएंग ने पूछा, आज फिर तुम पहले लड़ोगे? पास बैठे एक स्टूडेंट ने ताना मारा, जीनियस लोग तो जीनियस होते हैं, हम आम लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन गांव पेंग ने कहा कि आज वो पहला अटैक नहीं करेगा, दूसरों को मौका देगा। तभी एक लड़का अपना जीब्रो ड्रैगन लेकर मैदान में आया। गांव पेंग सोच रहा था कि दाजी कैसे लड़ेगा, लेकिन दाजी का ध्यान एक कीड़े पर था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। गांव पेंग ने उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ा। क्रैब के अटैक मूव्स ध्यान से देख, अभी तुझे मैदान में उतारता हूँ। ट्रेनर ने झंडा घुमाया। जीब्रो ड्रैगन पिंजरे में आया। लड़ाई शुरू हुई। पर्पल क्रिस्टल क्रैब ने पहला अटैक किया। ड्रैगन ने हवा में उछलकर जवाब दिया, लेकिन क्रैब के जहरीले कांटे उसको लग गए। ड्रैगन की स्किन मोटी थी, इसलिए कांटे सिर्फ मांसपेशियों तक घुसे। अगले ही पल ड्रैगन ने अपने मुंह से क्रैब के बाहरी कवच को तोड़ दिया। लड़का सोच रहा था कि मैच अब खत्म, लेकिन तभी क्रैब ने ड्रैगन के दोनों पैर पकड़ लिए और जोर से बाहर की तरफ खींचे। अंडे फूटने की आवाज आई। ड्रैगन दर्द से चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लड़कों ने अपने पैंट के आगे वाले हिस्से को पकड़ लिया। तभी सिल्वर मून वुल्फ पिंजरे में आया। उसने क्रैब को देखा। उसकी आंखों में हिंसा भरी थी। क्रैब डर गया और उसने ड्रैगन को तुरंत छोड़ दिया। ड्रैगन अपने टूटे हुए अंडे को पकड़कर भाग गया। ट्रेनर ने पूछा, अब और कौन लड़ना चाहता है? कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी गांव पेंग बोला, ये शो मुझे ही करने दो। दाजी पिंजरे में आया। पर्पल क्रिस्टल क्रैब ने अपना बड़ा पंजा उठाकर उस पर हमला किया। दाजी फुर्ती से बच गया, लेकिन क्रैब के जहरीले कांटे उसे लग गए। दर्द से दाजी ने अपनी पूंछ घुमाकर क्रैब पर हमला कर दिया। क्रैब बेहोश हो गया। उसी वक्त दाजी ने अपने दांतों से उसका मांस फाड़ दिया। गांव पेंग दाजी के अटैक से खुश था। दाजी क्रैब के मांस का मजा ले रहा था और मैच खत्म हो गया। लेकिन लोगों ने दाजी के इस हिंसक रूप को देखा तो नाटक शुरू कर दिया। ये बीस्ट पूरी तरह पालतू नहीं हुआ है, इसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। गांव पेंग ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो प्यार से दाजी का मुंह पोंछ रहा था। ये देखकर उनका नाटक और बढ़ गया। तुम्हारा बीस्ट बहुत हिंसक है। तभी गांव पेंग की आंखें ठंडी हो गईं। हम अभी पिंजरे में बंद जानवरों से लड़ रहे हैं। ट्रेनर और सिल्वर मून वुल्फ हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें इन जानवरों पर तरस आ रहा है। लेकिन असली जंगल में क्या वो जानवर हम पर तरस खाएंगे? ये सुनकर सब चुप हो गए। तभी ट्रेनर ने घोषणा की, कल से फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। फीस 5 क्रेडिट पॉइंट है। एक स्टूडेंट ने पूछा, फ्री नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग? पैसे क्यों? ट्रेनर का चेहरा गंभीर हो गया। तुम जा सकते हो, मुझसे शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर तुम अलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो सारा खर्च अलायंस उठाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वालों को ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 8 साल आर्मी में सेवा देनी होगी, फिर रिटायर हो सकते हो। ये सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रैक्टर बनने की उम्मीद जगी, लेकिन गांव पेंग के पसीने छूट गए। ये नीति दिखने में भले ही अच्छी लगे, लेकिन असल में आर्मी अपना फायदा देख रही थी। तभी मू टिएंग ने गांव पेंग को साथ में टीम बनाने का ऑफर दिया। दोनों राजी हो गए। अगले दिन सब फील्ड ट्रेनिंग बेस पहुंचे। ट्रेनर
ट्रेनर ने सबको एक आइडेंटिटी वॉच दी ताकि लोकेशन ट्रैक हो सके। उसने मिशन बताया, 1 हफ्ते तक इस वैली में रहना है। एक स्टूडेंट ने पूछा, ट्रेनिंग एरिया में कोई सप्लाई पॉइंट है? ट्रेनर ने समझाया, वैली में सेफ हाउस है, वहाँ खाना है और वो लीडर लेवल से ऊपर के बीस्ट के अटैक से भी बचा सकता है। 7 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई। मू टिंग और गाओ पेंग ने वैली में सेफ हाउस ढूंढ लिया। अंदर साधारण सामान था, हर बिस्तर पर कुछ डिब्बे, बिस्कुट और पानी थे। अगर सोच समझ कर खाओ तो 1 हफ्ता चल सकता है। लेकिन गाओ पेंग इस कीमती ट्रेनिंग को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने जानवरों का शिकार करने का फैसला किया। मू टिंग ने एक शानदार ड्रेस पहन रखी थी। उसने गाओ पेंग से भी वही ड्रेस पहनने को कहा। जंगल में जहरीले कीड़े हैं, काट लेंगे तो तकलीफ होगी। गाओ पेंग ने मना कर दिया, मैं सिर्फ ऑयल लगा लूंगा। फिर दोनों पानी के स्रोत की तलाश में बाहर निकले। उन्होंने लियांजी और दाजी को आगे बढ़ाया। तभी जंगल में तेज फूलों की महक फैल गई। मू टिंग को चक्कर आने लगा, उसकी सोच धुंधली हो गई। गाओ पेंग ने उसे पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा किया। लियांजी को पूरी ताकत से उस पेड़ पर टकराने को कहो। मू टिंग को समझ नहीं आया, लेकिन गाओ पेंग की आंखों में भरोसा देखकर उसने वैसा ही किया। लियांजी ने पूरी ताकत से पेड़ पर टक्कर मारी। एक ग्रीन ट्री स्नेक पेड़ से गिर गया। मू टिंग ने गाओ पेंग का शुक्रिया अदा किया और पूछा, ये कौन सा बीस्ट है, इतना अच्छा कैमोफ्लेज करता है? गाओ पेंग ने समझाया, ये ग्रीन ट्री स्नेक है, पेड़ की शाखा बनकर छिपता है। इसके मांस में हल्का जहर होता है, जानवर खा सकते हैं, इंसान नहीं। लेकिन गाओ पेंग और दाजी के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए उसे जो चोट लगेगी वो दाजी पर ट्रांसफर हो जाएगी और दाजी में जहर सहने की क्षमता थी तो वो ये सब खा सकता था। तभी मू टिंग ने उसे बुलाया। उनके सामने एक छोटा तालाब था। गाओ पेंग बहुत खुश हुआ, साफ पानी मिलना जीवित रहने की संभावना बढ़ा सकता था। तभी एक हरे रंग के मेंढक ने उस पर थूक दिया। गाओ पेंग हैरान था कि क्यों कोई अपनी लार से अटैक करता है। वो पहले तो उस मेंढक पर थूकने लगा और फिर उसे कुएं का मेंढक बोलकर चिढ़ा रहा था कि वो कभी हंस का मांस नहीं खा पाएगा। हरे मेंढक ने ये सुना तो जोर से रोने लगा। उसकी आवाज पूरी वैली में गूंज गई। मू टिंग को समझ नहीं आया, क्या ये हरा मेंढक इतना कमजोर है? 2 बातें सुनकर इतना रो पड़ा। लेकिन गाओ पेंग के चेहरे से पसीना बह रहा था। मू टिंग, लगता है हमने मुसीबत मोल ले ली। मू टिंग ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा अचानक इतना बदल क्यों गया? उसके पीछे अनगिनत हरे मेंढक पानी से बाहर निकल आए थे। उनके मुंह में पानी के बुलबुले जमा होने लगे। गाओ पेंग ने देखा तो तुरंत मू टिंग का हाथ पकड़ा और भागने लगा। उसने मोटी खाल वाले लियानाजी को पीछे से अटैक रोकने का इशारा किया। 1 घंटे तक भागने के बाद वे आखिरकार उन मेंढकों से बच निकले। मू टिंग हांफते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेंढकों के झुंड से भागूंगा। गाओ पेंग ने कहा, मेंढकों को कम मत समझो, 1-2 खतरनाक नहीं होते, लेकिन उस तालाब में हजारों थे। अगर सब इकट्ठा हो जाते तो उनकी लार ही हमें डुबो देती। मू टिंग बोला, तो ये सब तुमने मोल लिया? गाओ पेंग ने हल्की खांसी ली। पहले हालात का जायजा ले लेते हैं। उत्तर में जंगल के पीछे हरे मेंढकों का तालाब है, पश्चिम में वैली का गेट है, वहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा। दक्षिण में घना जंगल है, वहाँ बड़े जानवरों के पैरों के निशान हैं। पूरब में घास का मैदान है, जहाँ घास खाने वाले जानवरों ने घास चर रखी है। मू टिंग ने पूछा, हमारे पास अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी है, और बढ़ाकर स्कैन करें? गाओ पेंग ने तुरंत कहा, अब हमें वापस जाकर खाना खाना चाहिए। फिर उसने अपनी पैंट से एक हरा सांप निकाला और जेब से तरह तरह के मसाले निकाल लिए। मू टिंग हैरान था, तुमने ये सब कब तैयार किया? गाओ पेंग ने समझाया, यार ये जंगल में सर्वाइवल है, हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर आर्मी की नजर थी। फिर वे सेफ हाउस लौटे। मू टिंग ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। गाओ पेंग समझ गया कि किसी ने उनका सेफ हाउस हड़प लिया है। अंदर से आवाज आई, भागो यहाँ से। मू टिंग ने लियानाजी से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन गाओ पेंग ने रोक दिया, शांत रहो, ऐसे लोगों से बहस करने का फायदा नहीं, कोई ना कोई इन्हें सबक सिखाएगा। मू टिंग ने मजबूरन सांस छोड़ी और लियानाजी को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। तभी उसने देखा कि गाओ पेंग सेफ हाउस की तरफ जा रहा है और एक ताला निकालकर बाहर से दरवाजे को कुंडी से बांध रहा है। मू टिंग हैरान हुआ, ये ताला कहाँ से लाया? गाओ पेंग ने समझाया, सेफ हाउस से ही लिया था, निकलते वक्त साथ रख लिया था। फिर दोनों मन ही मन खुश होते हुए जंगल की तरफ बढ़ गए। ये सब कंट्रोल रूम में देखकर ट्रेनर हैरान था। ये लड़का बंदर जैसा चालाक है, लेकिन कर्नल का चेहरा बहुत गंभीर था। क्या ये रात में जानवरों के बीच टिक पाएगा? गाओ पेंग और मू टिंग को कोई नया सेफ हाउस नहीं मिला। उन्होंने पेड़ पर ही एक साधारण झोपड़ी बनाने का फैसला किया। कुछ ही देर में एक मुलायम घास का बिस्तर तैयार हो गया। मू टिंग थक कर बैठ गया। जब वो सोने लगा तो देखा कि गाओ पेंग पहले से खर्राटे ले रहा था। उसने भी कंबल निकालकर सोने की कोशिश की। उधर उनकी चचेरी बहन अंधेरे में छिपकर उन पर नजर रख रही थी। तभी एक शैडो पैंथर अचानक जाग गया। बहन का पसीना छूट गया, लेकिन उसने सोचा कि ये गाओ पेंग का पहली बार जंगल में सर्वाइवल है, इसलिए उसे खुद ही सामना करने देना चाहिए। तभी लियानाजी अचानक जाग गया और जोर जोर से गुर्राने लगा। मू टिंग आवाज सुनकर जाग गया। उसने गाओ पेंग को चिल्लाते सुना, जल्दी नीचे उतरो। फिर मू टिंग लियानाजी के साथ नीचे कूद गया और गाओ पेंग से पूछा कि क्या हुआ। गाओ पेंग की आंखें तनी हुई थी। उसने सामने वाले पेड़ की तरफ इशारा किया। मू टिंग ने देखा
कि पेड़ की डाल पर एक डार्क टाइप का जानवर है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी शक्ल और ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। उसने पूछा, भागें या लड़ें? गांव पेंग ने तुरंत सिस्टम ऑन किया। पता चला कि ये 15 लेवल का शैडो पैंथर है, नॉर्मल क्वालिटी का। उसने सोचा, अगर अभी भागे तो जानवर को पीछे से हमला करने का मौका मिलेगा और वो और भी खूंखार हो जाएगा। तभी शैडो पैंथर ने अपने पंजे उठाए और गांव पेंग पर झपटा। दाजी ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका, लेकिन शैडो पैंथर आसानी से उसके हमले से बच गया। जब पैंथर दाजी पर वार करने लगा तो अचानक बिजली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दाजी ने मौका पाकर पैंथर को काट लिया। गांव पेंग बहुत खुश हुआ। इलेक्ट्रिक अटैक से दुश्मन को पैरालाइज करना, उसकी स्पीड कम करना, इतनी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। तभी पैंथर ने अपनी पूंछ घुमाकर दाजी को दूर फेंक दिया। वो हांफता हुआ पेड़ पर भाग गया, लेकिन पेड़ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट पाइथन छिपा बैठा था। वो जोर जोर से कुछ बुदबुदा रहा था। शैडो पैंथर उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल फॉरेस्ट पाइथन ने अपना विशाल मुंह खोला और पैंथर पर झपटा। गांव पेंग का पसीना छूट गया। ये क्या बकवास है? सोचने का मौका मिलने से पहले ही पैंथर सांप का भोजन बन चुका था। गांव पेंग ने तुरंत सबको भागने को कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सांप सिर्फ एक पुराने पेड़ को खाना चाहता था। तभी बहन ने झाड़ियों से बाहर आकर देखा। उसने सांप से कहा, तूने मेरे छोटे भाई पर हमला नहीं किया, इसलिए तुझे जाने दे रही हूँ, वरना मेरा पता चल जाता। फिर वो वहां से गायब हो गई। आर्मी ने भी इस फॉरेस्ट पाइथन को ट्रैक किया। एक सोल्जर ने पूछा, इसे हटाना है? कर्नल ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये शांत स्वभाव का है, हमला नहीं करता। ये इन बच्चों के लिए एक परीक्षा है। अगर ये भी नहीं झेल पाए तो इस रास्ते पर चलने लायक नहीं है। अगली सुबह मू टिएंग लियाना जी के पास सो रहा था। गांव पेंग ने उसे जगाया, उठो, चलना है। मू टिएंग ने पूछा, कहाँ? गांव पेंग बोला, कल वाली जगह। इतनी जल्दी भागे कि बहुत सारा सामान वहीं छूट गया। मू टिएंग ने कहा, पर उस सांप के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अब वहां जाना खतरनाक नहीं होगा? गांव पेंग ने समझाया, इसलिए ही तो जाना है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये समय बदल गया है, अगर हम हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे तो किसी दिन ये जानवर हमें खा जाएंगे। फिर वे कल वाली जगह पहुंचे। चारों तरफ पेड़ टूटे पड़े थे। एक पेड़ के ठूंठ ने गांव पेंग का ध्यान खींचा। उसने देखा कि उस पेड़ के अंदर एक बहुत ही दुर्लभ ट्री हॉलो है। ये तो अचुन के अपग्रेड के लिए जरूरी मटेरियल था और बाजार में किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। ये अनपेक्षित खोज देखकर गांव पेंग बहुत खुश हुआ। इतनी दुर्लभ चीज उसे यहाँ मिल गई। 7 दिन बाद ये फील्ड ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनर ने घोषणा की, अगली वाली ट्रेनिंग 3 हफ्ते बाद होगी। अगले 3 दिन छुट्टी, फिर से क्लास शुरू। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। गांव पेंग बहन को फोन लगाकर सेफ होने की खबर देना चाहता था, लेकिन फोन पर एक न्यूज देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। शहर में टिड्डियों का बड़ा हमला हो गया था। खबर में बताया गया कि रिसर्च से पता चला है कि ये टिड्डियां आग से डरती हैं। आर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी तादाद करोड़ों में है, इसलिए जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। गांव पेंग सोच ही रहा था कि इस संकट का क्या हल हो सकता है। तभी फेंग प्रेसिडेंट का फोन आया। उन्होंने बताया कि आर्मी ने कुछ एम्प्टी स्टोमैक गोल्डन सिकाड़ा भेजे हैं और गांव पेंग को कल एसोसिएशन आना है। गांव पेंग ने पूछा, आर्मी इन सिकाड़ों से टिड्डियों को खत्म करना चाहती है क्या? फेंग प्रेसिडेंट ने समझाया, हथियारों से इन्हें मारना बहुत मुश्किल है, कुदरती तरीके से कोई हल निकालना होगा। गांव पेंग जब एसोसिएशन पहुंचा तो फेंग प्रेसिडेंट खुद नीचे आकर उसे लेने आए। वहां मौजूद लड़की को बड़ा अजीब लगा, क्या ये कोई बड़े लीडर की बेटी है? फिर वे लैब पहुंचे। पिंजरे में वही एम्प्टी स्टोमैक गोल्डन सिकाड़ा बंद था। एक स्टाफ ने गांव पेंग के पास आकर भुने हुए टिड्डे की सीख दी और कहा कि ये सिकाड़ा को खिला। गांव पेंग ने वो सीख ली और खुद ही खा ली। अरे यार, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, एक और मिलेगी। ये देखकर फेंक प्रेसिडेंट को कुछ नहीं सूझा। पिंजरे में बंद सिकाड़ा गुस्से से चिल्लाने लगा। गांव पेंग ने जल्दी से उसे वो सीख खिलाई। सिकाड़ा ने तो लोहे की सीख तक चबा ली। गांव पेंग ने फेंक प्रेसिडेंट से पूछा, आर्मी को इसमें क्या सुधार चाहिए? फेंक प्रेसिडेंट ने कहा, डिफेंस और डाइजेशन पावर। पिछली रिसर्च में पता चला है कि इन सिकाड़ों में आग के प्रति लगाव है और रेड वाइन के साथ इनका सबसे अच्छा तालमेल बैठता है, लेकिन रेड वाइन बहुत हल्का होता है। अभी तक कोई असरदार तरीका नहीं मिला। गांव पेंग ने सुझाव दिया, हम सोच बदल सकते हैं, जैसे खाना पकाते हैं, अगर रेड वाइन में सिकाड़ा को मैरिनेट करने से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो तेज मसाले डालकर तेज आंच पर पकाएं। फेंक प्रेसिडेंट को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने पूछा, रेड डेविल चिल्ली ट्राई करें? गांव पेंग ने हामी भरी। फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत रेड डेविल चिल्ली लाने का ऑर्डर दे दिया। फेंक प्रेसिडेंट ने तुरंत मटेरियल तैयार करवाया। चिल्ली का जूस निकालकर सिकाड़ा में इंजेक्ट किया गया। अगले ही पल सिकाड़ा के पूरे शरीर पर आग की लपटें दिखीं और वो चिल्लाने लगा। फिर अचानक जोरदार धमाके के साथ सिकाड़ा फट गया। फेंक प्रेसिडेंट ने खून की जांच करने को कहा। फेल का कारण पता करने के लिए सिस्टम ने बताया कि सिकाड़ा में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट जमा हो गया, जिससे एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो फट गया। वहां मौजूद एक बालों वाले आदमी ने ताना मारा, यही है सबसे युवा बीस्ट टेमर। मजाक है, लेकिन फेंक प्रेसिडेंट ने उसे चुप कराया और फिर से मटेरियल मंगवाया। दूसरी बार भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब सबको गांव पेंग की स्किल पर शक होने लगा, लेकिन गांव पेंग सिर्फ ठंडी मुस्कान देकर रह गया। उसने फेंक प्रेसिडेंट से कहा, शायद सिर्फ डेविल चिल्ली काफी नहीं है, एक और मुख्य चीज मिलाए। फेंक प्रेसिडेंट ने पूछा, क्या? गांव पेंग बोला, ब्लैक सॉइल, इसे खिलाएं, ये पेट की सुरक्षा करेगा। पंच तत्व के सिद्धांत के अनुसार इस बार इवोल्यूशन पक्का होगा। फेंक प्रेसिडेंट ने बिखरे हुए लैब को देखा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। मटेरियल आ गए। गांव पेंग
गांव पेंप ने खुद इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। सिकाड़ा से काला धुआं निकलने लगा और पूरी लैब में फैल गया। गांव पेंग बाहर आकर सांस लेने लगा। वो सोच रहा था कि उसके ड्रामे में कोई कमी तो नहीं रह गई। तभी लैब से लाल धुआं निकलने लगा। सिकाड़ा सफलतापूर्वक रेड विलो फायर सिकाड़ा में बदल चुका था। फेंक प्रेसिडेंट बहुत खुश हुआ और ये तो फायर अर्थ ड्यूल एलिमेंट है। लेकिन गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि ये असल में सिर्फ फायर एलिमेंट ही है। फिर भी जल्द से जल्द इसे युद्ध में उतारने के लिए यही तरीका सही था। उधर शहर के बाहर अनगिनत टैंक जमा थे। हर सोल्जर जल्दी जल्दी युद्ध की तैयारी कर रहा था। तभी आसमान में टिड्डियों का झुंड दिखा। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, पोजीशन संभालो, फास्फोरस बम दागो। अनगिनत मिसाइलें आसमान में दागी गईं। इस अटैक से टिड्डियों का हमला रुक गया। कमांडर मुस्कुराया, इसी तरह दबाए रखो। लेकिन तभी टिड्डियों ने इकट्ठा होकर एक भयानक धूल भरी आंधी पैदा कर दी। उस आंधी ने सारे मिसाइल हमले बेकार कर दिए। रेडियो पर आदेश आया, बम बंद करो, आंधी से बचो। नए सोल्जर घबरा गए। एक बूढ़े सोल्जर ने गुस्से से कहा, हमारे पीछे लाखों लोग हैं, जान पर खेलकर भी पीछे नहीं हटना है। उसी वक्त युद्ध के मैदान में अनगिनत रेड विलो फायर सिकाड़ा आ गए। उनके मुंह से आग निकली और पलक झपकते ही सैकड़ों टिड्डे भस्म हो गए। 0.9 सेकंड में टिड्डे इन सिकाड़ों के स्नैक्स बन गए। नए सोल्जर हैरान थे, एक अटैक में सैकड़ों टिड्डे। बूढ़ा सोल्जर खुशी से मुस्कुराया, अब हमारे बच्चों को इन जानवरों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। इन्हें बनाने वाला वाकई कमाल का है। अगले दिन गांव पेंग के इलाके में एक आर्मी जीप आई। बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। लगता है फिर से गांव पेंग को ही ढूंढ रहे हैं। एक बुढ़िया को याद आया, मैंने उसे कभी एक हड्डियों का ढांचा घर ले जाते देखा था। दूसरी बुढ़िया ने टोका, वो उसका बीस्ट है, इस छोटे की तरह लोगों की रक्षा करता है। फिर उसने एक सुई धागा निकाला और उस छोटे बंदर से कहा कि वो धागा पिरो दे। बंदर ने बड़ी फुर्ती से सुई में धागा पिरो दिया। बुढ़िया ने पूछा, बहुत होशियार है, इसका नाम क्या रखा? बुढ़िया ने उदास होकर कहा, नाम रखना चाहती थी पर सोच नहीं पाई। उधर आर्मी वाले गांव पेंग के पास रेयर एलिमेंट कोर लेकर आए और उसका शुक्रिया अदा किया। एक बूढ़े सोल्जर ने सलामी देते हुए कहा, इस ऑपरेशन में शहीद हुए अपने साथियों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद हूँ। गांव पेंग ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेगा ताकि फ्रंट लाइन की मदद कर सके। लेकिन अब सबसे जरूरी था अपनी ताकत बढ़ाना, तभी एक्सपेरिमेंट में उसकी बात सुनी जाएगी। तभी दाजी आया और बोला, खाना बनाओ जल्दी। गांव पेंग ने सोचा कि दाजी उसे दिलासा देने आया है और उसे गले लगाकर प्यार करने लगा। उसने तुरंत दाजी की क्वालिटी बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक कटोरी में काली दवा बनाई। दाजी देखकर कांप गया, लेकिन जब उसने उसे सूंघा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने कटोरा उठाकर पी लिया। अगले ही पल दाजी के पूरे शरीर से बिजली निकलने लगी। बिजली गायब हुई तो दाजी जली हुई मछली की तरह पड़ा था। आधा ही चिंतित हो गया। उसने कुछ यिन स्नो पाइन नीडल्स निकालकर दाजी के मुंह में डालने की कोशिश की। गांव पेंग ने उसे रोका, अरे इसे थोड़ी देर पड़ा रहने दे। लेकिन आधा ही समझा नहीं और खुद ही वो नीडल्स खाने लगा। गांव पेंग ने सोचा, दोनों पागल हैं। फिर उसने अचुन को बुलाया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अचुन उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था और सीटी बजा रहा था। लेकिन गांव पेंग ने जूस का गिलास निकाला तो अचुन झट से उड़कर आया और गिलास पकड़ लिया। गांव पेंग ने मौका देखकर अपनी उंगली काटी और अचुन के सिर पर रख दी। अगले ही पल वो अचुन के कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच गया। उसने अचुन की कॉन्शियसनेस को छुआ और कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। मेरा साथी बन जा, मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा कि तू किसी से नहीं डरेगा। अचुन ने तुरंत मना कर दिया, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे जूस चाहिए। गांव पेंग ने मजबूरन हामी भर दी। ठीक है, तुझे रोज जूस मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है। वो तोता हर दिन की तरह बूढ़ी औरत को जगाने आया। उसकी बेटी के एक्सीडेंट के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसका बूढ़ा पति उसकी देखभाल करता था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत हमेशा गरीबों पर ही आती है। 2 साल पहले उसका पति भी चल बसा। ये तोता उसके पति की दी हुई आखिरी चीज थी और उसके जीने की वजह भी। अचानक बिस्तर के पास एक परछाई दिखी। शियुइंग, मैं तुम्हें लेने आ गया। ये देख, बूढ़ी औरत की आंखें खुल गई। इतने दिनों बाद आए हो। उसने बूढ़े ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। जैसे ही उनकी छोटी उंगलियां आपस में जुड़ी, बूढ़ी औरत के चेहरे पर शांति छा गई और वो हमेशा के लिए सो गई। उसके साथ ही तोते का शरीर भी ठंडा पड़ गया। उधर गांव पेंग गहरी नींद सो रहा था। अचानक दाजी के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद टूटी। दाजी अपना मुंह पकड़े दर्द दर्द चिल्ला रहा था। गांव पेंग ने उसे गले लगा लिया। क्या इवोल्यूशन में कोई दिक्कत है? फिर पता चला कि दाजी के दांत बदल रहे थे। गांव पेंग ने उसे समझाया, कल तेरे लिए अच्छे अच्छे कीड़े सूखे लाऊंगा। लेकिन फिर वो अचानक उठकर अचुन के पास चला गया। वो सोचने लगा कि अचुन को किस दिशा में इवोल्व करना चाहिए, सपोर्ट रोल या अटैकर। ट्री हॉलो से उसे वुड एलिमेंट वाला फॉरेस्ट जेलीफिश बनाया जा सकता था। लेकिन स्पेस एलिमेंट का अटैक बहुत खतरनाक होता है और उसके लिए बहुत पैसा और वक्त चाहिए। उसने तुरंत फैसला किया अचुन को सपोर्ट ही बनाएगा। फिर वो नीचे स्टूडियो जाने लगा। बाहर बहुत शोर था। सारे बूढ़े लोग आसमान की तरफ देखकर डरे हुए थे। गांव पेंग ने भी देखा, एक हल्का नीला पारदर्शी तोता आसमान में उड़ रहा था। सिस्टम ने बताया कि ये सोल गार्जियन है जो दूसरे इंसानों पर अटैक करता है। गांव पेंग दौड़कर बूढ़ी औरत के घर गया। दरवाजे के अंदर कोई आवाज नहीं थी। वो सोच ही रहा था कि ग्रे स्पॉट स्पाइडर
कहाँ होगा। तभी वो दीवार पर चिपका उसे घूर रहा था। दाजी ने तुरंत गांव पेंग को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। स्पाइडर डर के मारे दीवार से नीचे गिर गया। गांव पेंग देखता ही रह गया। स्पाइडर डर के मारे कांप रहा था। उसे बूढ़ी औरत की याद आ गई। बूढ़ी अब ज्यादा दिन नहीं झेगी, इसलिए मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। माफ कर, तुझे नाम भी नहीं दिया ताकि तुझे कोई नया रिश्ता मिल सके। गांव पेंग ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत दुख हो रहा है ना? अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल। उसे अपनी टीम में एक टैंक की जरूरत थी। स्पाइडर को टैंक बनाना अजीब लगता है, लेकिन इसकी इवोल्यूशन लाइन में टैंक वाला रास्ता भी था। गांव पेंग ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे और मजबूत करने का फैसला किया ताकि सोल एनर्जी मिल सके। फिर दाजी और अचून से मिली सोल एनर्जी से वो आधाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। उसे याद आया कि आधाई को एपिक क्वालिटी में अपग्रेड करने में कितनी मेहनत लगी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपग्रेड तो आसान है, पर उसके लिए जरूरी सोल एनर्जी जमा करना मुश्किल। क्वान क्वान स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसका व्यवहार देख गांव पेंग को अजीब लगा। ये आज कैसी है? तभी क्वान क्वान ने गुस्से में कहा, मेरे प्यारे छोटे बॉस, इतने सारे कस्टमर आपको देखना चाहते थे, पर मैंने सैकड़ों फोन लगाए, आपने नहीं उठाए। आप कहाँ मर गए थे? गांव पेंग ने उसे शांत करते हुए कहा, गुस्सा मत कर, आज पूरा दिन है, धीरे धीरे सब निपट लेंगे। फिर उसने उसे एक लिस्ट दी और बोला, बाद में तुझे मिल्क शेक पिलाऊंगा। क्वान क्वान ने लिस्ट छीन ली और गुस्से से अंदर चली गई। मिल्क शेक के लिए माफ किया। गांव पेंग ने राहत की सांस ली। लड़कियों का दिमाग पढ़ना मुश्किल है। फिर उसने स्पाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। उदास मत हो, मेरा साथी बन जा, मैं तुझे एक प्यारा सा घर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस हो गया। फिर उसने इवोल्यूशन लिक्विड तैयार किया। ध्यान से मिलाते हुए लाल सुनहरे रंग के दाने बने। उसने उसका नाम रखा अबान। गांव पेंग ने वादा किया, मैं तुझे ताकत दूंगा और जीते जी तेरी रक्षा करूंगा। लिक्विड डालते ही अबान जोर से कांपने लगा। उसके पैर सूजने लगे। ये दर्द सोल के जरिए गांव पेंग को भी महसूस हुआ। उसे अबान पर तरस आया, पर यह मजबूत बनने की राह थी। तभी क्वान क्वान अंदर आई। छोटे बॉस, बाहर एक कस्टमर आया है, ऐसा लगता है जैसे पैसे वाला बेवकूफ हो। गांव पेंग ने कहा, आता हूँ, तू अबान का इवोल्यूशन देखती रह। बाहर एक सूट बूट वाला आदमी खड़ा था। उसने हाथ मिलाया। बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था, मैं लू शिन हूँ। फेंग प्रेसिडेंट ने बताया था कि रेड विलो फायर सिकाड़ा के रिसर्च में आपका सबसे बड़ा हाथ था। फिर उसने पिंजरे पर से कपड़ा हटाया। एक काले रंग का कुत्ता था जिसके गले में नुकीली हड्डियां थीं। दांत उस तरह जैसे थे। गांव पेंग ने देखा तो चौंक गया। ये तो लीडर लेवल का बीस्ट था। वो गांव पेंग के नियम जानता था। बोला, जितने पैसे चाहिए बोल दो। गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि इसके लिए 20 तरह के इवोल्यूशन रास्ते थे। उसने पूछा, कौन सा चाहिए? लू शिन बोला, सबसे महंगा। गांव पेंग ने उंगलियां दिखाई। डिस्काउंट देता हूँ 5000 क्रेडिट पॉइंट। लू शिन का पसीना छूट गया। वो कुछ बोलता, उससे पहले ही गांव पेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू लू जी, सपोर्ट के लिए। तभी लैब से आवाज आई। गांव पेंग भागा। क्या हुआ? क्वान क्वान डरते हुए बोली, बॉस, वो छोटी स्पाइडर अब बड़ा केकड़ा कैसे बन गई? गांव पेंग ने सिस्टम से देखा कि अबान आर्मर स्पाइडर क्रैब में बदल गया था। वो गुस्से से बोला, अबान, तूने लैब का कंटेनर तोड़ दिया और क्वान क्वान को डरा दिया। फिर उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, अपनी ताकत पर काबू रखना सीखना होगा। अबान शर्मा गया और पीछे हटने लगा। गलती से टेबल से टकरा गया और जोर से गिर पड़ा। गांव पेंग ने सोचा, मेरे सारे बीस्ट थोड़े अनाड़ी ही क्यों हैं? उसने अबान को बाहर जाने को कहा। अबान समझ गया और केकड़े की तरह बगल को चलने लगा। फिर गांव पेंग ने क्वान क्वान को बड़ा कंटेनर ऑर्डर करने और डार्क नाइट डॉग के लिए मटेरियल तैयार करने को कहा। बाहर सड़क पर अबान अब भी केकड़े की तरह चल रहा था। गांव पेंग ने उसे लात मारी, सीधा चलना सीख, तू स्पाइडर है, केकड़ा नहीं। अबान ने उसे अनसुना कर दिया और वैसे ही चलता रहा। फिर गांव पेंग एक रियल एस्टेट एजेंसी में गया। सेल्स गर्ल ने पूछा, सर रेंट पे लेना है? गांव पेंग बोला, शहर से बाहर कोई विला है जिसमें बेसमेंट हो। लड़की ने टैबलेट दिखाया। यूरोपियन स्टाइल विला है, बहुत सिंपल और एलिगेंट। बेसमेंट तो नहीं है, पास में बहुत बड़ी जमीन है, खुद बेसमेंट बना सकते हैं। गांव पेंग ने पूछा, कहाँ है? लड़की बोली, ड्रैगन हार्ट लेक के पास, सस्ता है, सिर्फ 2000 क्रेडिट। वो इधर उधर देख रही थी। गांव पेंग को शक हुआ, मुझे बेवकूफ समझा है। उसने फोटो पर इशारा किया, ये आपदा से पहले की फोटो है ना? पौधे म्यूटेट नहीं हुए। और बता, क्या छुपा रही है? लड़की बोली, आपदा से पहले इतनी बड़ी जमीन वाला विला चांगान में नहीं मिलता था, अब 2000 में मिल रहा है, बहुत सस्ता है। गांव पेंग जानता था कि वो सब नहीं बता रही, जैसे रिनोवेशन या सिक्योरिटी। आपदा के बाद सोसाइटी अस्त व्यस्त थी, ऐसे विला आर्मी ले सकती थी। उसे सिर्फ 60% अच्छा मकान चाहिए था। सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी, दाजी और आदाई तो हैं ही। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं, तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।